नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि करंट में खबर चल भी रही है ये। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिक को देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, और इस एक राष्ट्र एक चुनाव के से संबंधित जो रामनाथ कोविंद समिति बनाई गई है, उसके सिफारिश और सुझाव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसदीय समिति जेपीसी, जो इस विधेयक को संसद में पेश किया गया है। तो इस पे जेपीसी की जो मांग हुई है, तो जेपीसी क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मुख्यतः हम लोग की ये 3 टॉपिक रहेगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान विधेयक संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, और ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो इस प्रकार कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल ने ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक बिल पेश किया, तो जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है। विधेयक को लेकर व्हिप जारी हुआ था, जो कि विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों को एक व्हिप जारी किया था कि उस दिन आप लोग को संसद में आना है और वोटिंग में हिस्सा लेना है, चर्चा में हिस्सा लेना है। तो इस प्रकार से एक व्हिप जारी किया गया था, और जो इसमें इस विधेयक को लेकर जेपीसी की जो मांग की जा रही थी, उसमें इस पे प्रस्ताव पे सहमति भी बन गई है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। हम लोगों ने इसमें देख लिया चर्चा में क्यों है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। यह एक ऐसी चुनाव व्यवस्था है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ संपन्न हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसमें इन चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान की बात की जा रही है। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। और वन नेशन वन इलेक्शन कराने के उद्देश्य क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चुनाव प्रक्रिया में को सुव्यवस्थित करना, जो चुनाव प्रक्रिया में अव्यवस्थाएं आ जाती हैं, बार बार चुनाव होते हैं, उसको सुव्यवस्थित करना और चुनाव की आवृत्तियों को कम करना। चुनाव की जो आवृत्तियां बार बार होती हैं उसको कम करना। अगर आप लोग करंट का डेटा उठा के देखेंगे तो लगभग 2021 से 2024 तक में लगभग 25 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, और जो हमारे शीर्ष नेता हैं, नेशनल लेवल के जो नेता हैं, वो यहाँ पे इन्हीं चुनाव में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे में विकास कार्यात्मक कार्य रुके रहते हैं, देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि इसके वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य क्या है, इन्हीं आवृत्तियों को कम करना, समय और संसाधन की बचत करना। और जो इलेक्शन कराने में जो समय जाता है, टाइम बर्बाद होता है, उसका बचत करने के लिए, और संसाधन जो लगते हैं, लगभग अगर डेटा देखेंगे आप लोग तो कई सौ करोड़ रुपए, कई सौ हजार करोड़ रुपए चुनाव कराने में खर्च हो जाते हैं। तो वन नेशन अगर वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो एक बार में चुनाव होंगे, तो उसमें कुछ पैसे में बचत भी होगी और उसमें संसाधन भी कम लगेंगे। तो इस प्रकार से इसका वन नेशन वन इलेक्शन का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर पृष्ठभूमि इसकी, तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार होने की बात की जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो आज़ादी के पश्चात पहला आम चुनाव जो हुआ था, चुनाव विधानसभा का एक साथ हुआ था, यानी 1952 में का जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का, उसमें वो एक साथ ही हुआ था। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1957, 1962, 1967 में एक साथ चुनाव हुआ था। इसके बाद आगे क्या हुआ, 1967 के बाद 1968 और 1969 में कुछ विधानसभा का विघटन हो जाता है, और 1970 में स्वयं लोकसभा समय पूर्व विघटित हो गई।
तत्पश्चात चुनाव अलग अलग होने लगे। तो 1968 और 69 में क्या हुआ कि कुछ विधानसभाओं का विघटन हो गया, भंग हो गई, तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा। तो ऐसे में जो इलेक्शन साथ में होते थे वो उसमें अनियमितताएं आ गई। वहाँ के चुनाव उम, बाद में होने लगे। तो ऐसे में जो हर 5 वर्ष के बाद जो चुनाव हो रहे थे उसमें अनियमितताएं आ गई और विभिन्न चुनाव होने लगे। नेक्स्ट है वर्ष 1983 में दोबारा चुनाव आयोग द्वारा इस एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को पेश किया, परंतु लागू नहीं किया जा सका था। तो इससे पहले भी 1983 में भारत चुनाव आयोग द्वारा इस एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को पेश किया, परंतु उस समय ये लागू नहीं हो पाया था। तो अब इसको वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अब फिर से एक बार मुद्दा बना हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसके एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ क्या होंगे अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है, ये विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे क्या लाभ होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं और प्रशासन का ध्यान का भटकाव नहीं होगा। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो आयोजित होने लगते हैं, तो जो शीर्ष नेता हैं जो कि विभिन्न चुनावों में ये संलिप्त रहते हैं और जो इनका प्रशासन है, प्रशासन का ध्यान का भटकाव नहीं होगा। वे सारे अपने विकासात्मक कार्य को करेंगे और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो विकास के कार्यों के लिए सोचेंगे और आगे उसकी रणनीति पे कार्य करेंगे। तो ऐसे में अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो शीर्ष नेता और प्रशासन क्या उसी में संलिप्त रहता है, उलझा रहता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आयोजित होने लगेगा तो ये चीज़ों का भटकाव नहीं होगा। आगे देखें, अलग अलग चुनाव दौर में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास में बाधा। यहाँ पे आचार संहिता और विकास में बाधा कैसे तो को रोका जा सकता है कि जैसे चुनाव किसी विधानसभा में होने हैं तो वहाँ क्या होता है, आचार संहिता लगा दी जाती है और 45 दिन 50 दिन के ऐसे पीरियड, 1 से 1.5 महीने का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आचार संहिता में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो सकता और कोई भी नई परियोजना का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ के उस क्षेत्र के विकासात्मक जो कार्य हैं रुक जाते हैं। तो ऐसे में विकास में बाधा आती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। और अगर नेक्स्ट देखें तो लागत में बचत भी होगी और चुनावी अवसंरचना में कमी भी आएगी। जैसे लागत में बचत की बात कर लें तो जो बार बार चुनाव हो रहे हैं उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं और चुनावी अवसंरचना जो स्ट्रक्चर है उसको कई प्रकार से हम चुनाव आयोग को देखना पड़ता है। तो इसमें भी एक कमी आएगी। एक बार में एक चुनाव उत्सव की तरह आएगा, हो जाएगा, उसके बाद 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होगा। ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो अपना और विभिन्न भी कार्यों को अपने अच्छे से कर सकता है और चुनाव में पारदर्शिता के तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये भी एक वन नेशन वन इलेक्शन का कार्य लाभ में आता है। नागरिकों की सुविधा के बारे में बात करें तो नागरिक भी विभिन्न चुनावों में बार इलेक्शन वोटिंग करने से परेशान हो जाते हैं। तो उनको भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक बार में चुनाव होगा तो नागरिकों को भी वोटिंग करने में सुविधा होगी और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई सोचेगा कि 5 साल में एक बार ही हमें वोट करने का मौका मिल रहा है तो वो वोटिंग में ज़रूर हिस्सा लेगा। ये भी एक पॉजिटिव है कि वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक राष्ट्र एक चुनाव की चिंताएं क्या हैं। लाभ को तो हम लोगों ने देख लिया और इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां हैं वो आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी
इसकी भी चिंताएं हैं कि कहाँ से कि इतने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए इतनी मशीनें कहाँ से आएंगी, इतने कर्मचारी कहाँ से आएंगे और अन्य संसाधन संबंधी चुनौतियां भी आएंगी चुनाव आयोग के सामने। तो इस पे भी काफ़ी रामनाथ कोविंद समिति ने काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद और बाकी चीज़ों से पूछने के बाद ही इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे सुझाव दिए हैं। तो ये इसकी चिंताएं तो है ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसकी कहाँ से उपलब्धता होगी और लॉजिस्टिक संबंधी जो चुनौतियां आएंगी वो कैसे पूरा होगी, कर्मचारी कहाँ से इतने आएंगे। तो ये तो चिंताएं हैं ही हैं। अब देखते हैं आगे, संघवाद की अवधारणा के विपरीत राज्यों को की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला होगा, यहाँ पे ग होगा। तो जो संघवाद की अवधारणा के विपरीत राज्यों के स्वायत्तों और स्वतंत्रता पर हमला होगा, तो बिल्कुल ये भी है चिंता का विषय है। केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, बिल्कुल ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो क्या होगा, जो शीर्ष नेता हैं वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पे ही बातें करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान कम हो जाएगा और ऐसे में क्षेत्र का विकास कम होगा। नेक्स्ट देखें, संवैधानिक चिंताएं और मध्य कार्यकाल पालन। संवैधानिक चिंता क्या है कि इसके लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना है तो इसमें पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में लिखना पड़ेगा कि देश में एक साथ सारे चुनाव किए जाएंगे। तो इस प्रकार से संविधान में लिखना पड़ेगा। तो ये एक संवैधानिक चुनौती है और जिसे इसी को करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने संसद में विधेयक पेश किया है इसको पारित करने के लिए। और मध्यकाल का कार्यकाल का पालन, तो मध्य कार्यकाल का पालन यहाँ पे ये इससे मतलब ये है कि जैसे कोई विधानसभा में अभी 2024 में, मान लीजिए 2024 में एग्ज़ाम हुआ, चुनाव हुआ और एक साथ सारे विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ और लोकसभा का भी चुनाव हुआ और किन्हीं कारणों बस 2026 में जैसे बिहार का या एमपी के सरकार का विधानसभा का विघटन हो जाता है, तो उस समय क्या किया जाएगा, उस समय वहाँ की सरकार, वहाँ का विधानसभा कैसे चलेगा। तो इसके लिए रामनाथ कोविंद समिति ने सिफारिश सुझाव दिए हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट, तो ये मध्य कार्यकाल का पालन कैसे होगा आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इस पे हम लोग देखेंगे रामनाथ कोविंद समिति की क्या सिफारिशें और क्या सुझाव हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव देश में कराने संबंधी रामनाथ कोविंद समिति क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव देश में कराने संबंधी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद ये हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, रामनाथ कोविंद समिति, उस समिति का नाम है। और नेक्स्ट, 2 सितंबर 2023 को यह कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इसी वर्ष 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने रिपोर्ट सौंपी। तो 2 सितंबर 2023 को यह कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इसी वर्ष 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लगभग ये 191 दिन तक कई विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। तो यानी ये लगभग 191 दिन तक इस पे रामनाथ कोविंद समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों से, राजनीतिज्ञों से, जो इसके पॉलिटिकल विशेषज्ञ थे उनसे, राजनीतिक दलों से और चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट एक तैयार की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातें हैं। नेक्स्ट है, समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में सुझाव दिया। तो ये समिति ने क्या किया कि समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का सुझाव दे दिया है इस समिति ने। इसी को देखते हुए संसद में विधेयक पेश किया गया है।
इस समिति ने क्या किया, अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा यहाँ पे होगा के चुनाव भी कराए जा सके। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया, अब इसके बाद बात करें तो 2025 में अभी यहाँ पे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पारित हो जाता है, लागू हो जाता है, तो क्या होगा कि 2025 में जो ये बिहार का विधानसभा और उसके साथ और अन्य स्टेटों का जो चुनाव होने वाला है, जैसे दिल्ली में हो गया, तो इन विधानसभा चुनाव को रोक दिया जाएगा और इसको इनके कार्यकाल को बढ़ा के 2029 तक कर दिया जाएगा। और 29 तक और जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, उन्हीं के साथ इन सारे राज्यों का भी चुनाव एक साथ कराया जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव रामनाथ कोविंद समिति ने दिया है। तो ये हम लोग जाने रामनाथ कोविंद समिति के बारे में और उनके सुझावों के बारे में। आइए देखते हैं रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशें। रामनाथ कोविंद की सिफारिशें क्या है? मुख्यतः 3 सिफारिशें हैं। पहला, 2 चरणों में एक साथ चुनाव का सुझाव। यहाँ 2 चरणों में एक साथ चुनाव का सुझाव का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 प्रकार के चुनाव, विभिन्न प्रकार के चुनाव होते हैं। जैसे यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। यहाँ पे अगर देखें तो पंचायत का चुनाव और नगरपालिका का भी चुनाव। तो यहाँ पे 2 चरणों में एक साथ चुनाव। एक चरण में क्या होगा, पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, पंचायतों और नगरपालिकाओं को। तो रामनाथ कोविंद समिति ने यह सुझाव दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के तुरंत 100 दिन के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं का भी चुनाव हो। तो 2 चरण में एक साथ चुनाव का उन्होंने सुझाव दिया। दूसरा क्या है, एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र का सुझाव दिया। यानी कि जो मतदान सूची होती है उसको एक ही सूची बनाई जाए और उस पे एक ही सूची से, एक ही पहचान पत्र से सभी लोग लोकसभा में भी वोटिंग करें, विधानसभा में वोटिंग करें, पंचायत चुनाव में भी वोटिंग करें और नगरपालिका में भी वोटिंग करें। तो ऐसे में चुनाव आयोग को पहचान पत्र बार बार चुनावों के लिए पहचान पत्र नहीं बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखें, सदन में अनिश्चितता या अन्य आकस्मिक की स्थिति में सुझाव। तो सदन में जो अनिश्चितता आएगी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे कि अगर विधानसभा कोई भंग हो जाती है तो उस पर क्या होगा, उसके लिए क्या सुझाव दी गई है समिति के द्वारा कि अगर कोई किसी राज्य में विधानसभा, जैसे मान लीजिए अभी 2024 में किसी राज्य का, जैसे मान लीजिए बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, अब ये 2026 तक चली और किन्हीं कारणों बस क्या हो गया, विधानसभा भंग हो गई। तो इसका क्या, अभी इस समय क्या हो गया, जब ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद, क्या हम एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ सारे राज्यों का चुनाव होता है और बिहार में 2026 तक ही 2 साल तक ही सरकार चल पाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अब वहाँ पे चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे में समिति ने सुझाव दिया कि 2026 में ही चुनाव हो और इसका कार्यकाल 2029 तक ही रहेगा। यानी जो 3 साल बचे हुए हैं वो उसका कार्यकाल 2029 तक ही रहेगा। और जब 2029 में पुनः जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसके साथ ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो ऐसे में ये सुझाव दिए हैं और ये काफ़ी सकारात्मक सुझाव भी है। तो ये 3 प्रकार के रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशें और सुझाव हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2 चरणों में एक साथ चुनाव। अभी हम लोगों ने जो देखा था यहाँ पे
इसी के बारे में आगे और डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। 2 चरणों में एक साथ चुनाव का सुझाव। पहला है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। तो समिति ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा का अगर चुनाव एक साथ कराना है तो उनमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यानी इस संशोधन को करने के लिए राज्यों के द्वारा यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए इसमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो और नेक्स्ट देखें, स्थानीय निकायों, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ ही कराए जाएंगे। तो इसका सुझाव ये है कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के, पंचायतों के चुनाव, वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही कराए जाएं। और नेक्स्ट है ये स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्यसभा सभा चुनाव के 100 दिन के भीतर होंगे, यानी 100 दिन के भीतर ही कराए जाएं इसके चुनाव भी। और इस कदम के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अब ये यहाँ पे राज्य का विषय हो जाता है, तो राज्य के विषय के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1/2 राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इतने आधे राज्य अनुमोदन करेंगे तभी इसमें इसका चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है, विधेयक पारित हो सकता है। तो एक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए इसमें किसी की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे वाले जब चुनाव की बात आ रही है, निकाय चुनाव की, तो उसके लिए आधे राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र। दूसरा हम लोग का क्या था, रामनाथ कोविंद, एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र के बारे में क्या सिफारिशें हैं। 3 स्तरों केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के लिए एक ही मतदाता सूची और पहचान पत्र बने। यानी केंद्र यानी लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची और पहचान पत्र हो। नेक्स्ट तीसरी क्या है, सदन में अनिश्चितता आ जाने, आकस्मिकता के स्थिति में क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। सदन में अनिश्चितता या अन्य आकस्मिकताओं के स्थिति में सदन में अविश्वास की स्थिति लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में से किसी एक में बहुमत न होने पर अविश्वास प्रस्ताव या इसी तरह के राजनीतिक परिदृश्य की स्थिति में सदन की शेष अवधि के लिए पुनर्गठित करने के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। यानी यहाँ पे शेष अवधि यानी जो बची हुई अवधि, अभी हमने बिहार का एग्जाम्पल देखा था कि जैसे 2024 में बिहार का विधानसभा का इलेक्शन हुआ, 2026 तक उनकी सरकार चली, विधानसभा भंग हो गई। अभी इनका कार्यकाल तो 2029 तक चलना था, लेकिन अभी 3 वर्ष बचे हुए हैं। तो 3 वर्ष के लिए ही शेष अवधि के लिए यानी 3 वर्ष के लिए चुनाव होंगे और 3 वर्ष के पश्चात 2029 में अगर चुनाव लोकसभा का होता है तो उसके साथ ही बिहार विधानसभा का भी चुनाव होगा। ऐसे ही बिहार, हमने एक एग्जाम्पल लिया बिहार विधानसभा का, ऐसे ही किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा भंग हो जाती है तो यही प्रक्रिया होगी। तो ये रामनाथ कोविंद की सिफारिश थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त संसदीय समिति, जो जेपीसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जेपीसी क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था जेपीसी, जो अभी ये भी वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक जो पेश किया गया है संसद में, उसके लिए जेपीसी की मांग हुई थी और इस पे सहमति भी बन गई है दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष तरफ से। तो आइए देखते हैं जेपीसी क्या है। जेपीसी एक तदर्थ समिति है जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशिष्ट विषय पर या विधेयक की गहन जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये एक तदर्थ समिति है, ये एडहॉक समिति होती है जो कि कुछ दिनों के लिए बनाई जाती है, कुछ जांच करने के लिए बनाई जाती है। जांच करने के बाद
जब इसके कार्य समाप्त हो जाते हैं तो इसे भंग कर दिया जाता है। इसी को तदर्थ समिति कहते हैं। तो जिसका किसी विशिष्ट विषय या विधेयक की गहन जांच करने के लिए किया जाता है, यानी जेपीसी का गठन किया जाता है। इसमें दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों तरफ दलों के सदस्य शामिल होते हैं। तो जेपीसी में क्या होता है कि पक्ष वाले सत्तारूढ़ वाले और विपक्षी दल दोनों के सदस्य होते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ वाले ज्यादा होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से जेपीसी का गठन होता है। हालांकि जेपीसी के सदस्यों की संख्या और संरचना सीमित नहीं है। तो जेपीसी के सदस्यों की संख्या इसमें निश्चित नहीं की गई है कि कितने होंगे, और इसकी संरचना भी सीमित नहीं है। यानी संरचना सीमित की बात करें तो कि यह परमानेंट नहीं होती है। ये एक जांच के लिए कमेटी बनती है और जांच पूर्ण होने के बाद क्या होता है, इसको भंग कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, जांच पूरी होने के बाद जेपीसी भंग कर दी जाती है। वही जो हमने अभी बताया आप लोग को। तो जांच होने के बाद जेपीसी को क्या क्या होता है, इसको भंग कर दी जाती है। जेपीसी की सिफारिशें सलाहकारी हैं तथा सरकार के लिए इसके निर्णय का पालन करना अनिवार्य नहीं है। तो जो जेपीसी गठित होती है तो ये सिफारिशें जेपीसी की सिफारिशें जो है सलाहकारी होती हैं। ये सलाह देती हैं तथा सरकार के लिए इसके निर्णय का पालन करना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जेपीसी जो कहे वही सरकार पालन करे, उसका ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। उसके सिफारिशों को, सलाहों को अगर चाहे सरकार तो मान सकती है, ना चाहे तो नहीं मान सकती है। नेक्स्ट की बात करें, सीमित विशेषज्ञों से साक्ष्य भी एकत्र कर सकती है। तो जेपीसी क्या होती है, जो सॉरी यहाँ पे समिति विशेषज्ञों जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के उस जांच के लिए, जिस जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे साक्ष्य भी एकत्र कर सकती है तथा सार्वजनिक निकायों, जो सार्वजनिक निकाय हैं, संघों, व्यक्तियों और अन्य इच्छुक पक्षों से परामर्श भी ले सकती है। तो जेपीसी को जिससे भी परामर्श लेनी हो, एडवाइजरी लेनी हो, एडवाइस लेना हो, वो इन सबसे ले सकती है। नेक्स्ट क्या है, जिन मामलों में जेपीसी गठित की गई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेपीसी पहली बार गठित हो रही है, इससे पहले भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हुआ है। और कौन कौन से मामलों में हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। बोफोर्स घोटाला 1987 में, जो बोफोर्स घोटाला हुआ था, इसकी जांच के लिए 1987 में जेपीसी का गठन किया गया था। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला, जिसपे आप लोगों ने एक वेब सीरीज भी देखी होगी या मूवी जो भी हो। तो हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट घोटाले 1992 में जेपीसी गठित हुई थी। केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला 2001 में भी इस पे भी जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी 2016 में जो लागू करने की बात की जा रही थी, वो भी उसके लिए जेपीसी का गठन हुआ था। और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 था, इसके लिए भी जेपीसी का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखे थे कि 4-5 मामलों में हम लोग को देखा जा रहा है कि जेपीसी का गठन हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और नेक्स्ट देखें, संसदीय समितियां। अभी जेपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संसद की संयुक्त समिति थी। तो समिति के बारे में बात करें तो समिति क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक टॉपिक है, देखते हैं संसदीय समितियां क्या होती हैं। तो संसदीय समितियां संसद का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। तो ये एक संसदीय समिति क्या होती है, एक पैनल है। इसमें कुछ लोग रहते हैं जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, अथवा अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। यानी अध्यक्ष के, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनके द्वारा नामित किया जाता है। समिति अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करती है। जो समिति बनाई जाती है वो किसके निर्देशन में काम करती है, अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती है, और अपनी रिपोर्ट सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। तो जो समिति बनाई जाती है वो अपने जो भी जिस काम के लिए बनाई गई है उसको में क्या होता है,
वो काम करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट होती है वो सदन में और या तो सदन के अध्यक्ष को सभापति को प्रस्तुत करती है। और संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई। तो संसदीय समितियों के बारे में बात करें कि इनकी कैसे प्रचलन में आई है, तो ये ब्रिटिश संसद से हुई है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, तो वे अपना प्राधिकार, जो संसदीय समिति है, वे अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करते हैं। तो जो संसदीय समिति है वो अनुच्छेद 105 और 118 से अपने प्राधिकार को प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं 105 में क्या है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। जो सांसद होते हैं उनके विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल 105 है। यहाँ पे आप लोग को 105 के बारे में भी जानकारी मिल गई, आर्टिकल 105। और आर्टिकल 118 देखिए क्या है। अनुच्छेद 118 संसद के अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो संसद अपने कार्य को संचालन करने के लिए विनियमित करने के लिए अपने इसको संसद को अधिकार है। आर्टिकल 118 में इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 को भी यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट की बात करें, संसद की विभिन्न समितियाँ। संसद में विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो अस्थायी समिति होती है एक दूसरी अस्थायी समिति। अस्थायी समिति वही है तदर्थ समिति जो एक कार्य करने के बाद, जांच करने के बाद भंग कर दी जाती है, उसी को अस्थायी समिति कहते हैं। तो आइए देखें स्थायी समिति क्या है। अस्थायी समिति अस्थायी होती है, यानी ये परमानेंट होती है। प्रत्येक वर्ष यह समय समय पर गठित होती है और नियमित आधार पर कार्य करती है। तो जो स्थायी समिति होती है प्रत्येक वर्ष समय समय पर गठित होती रहती है और ये नियमित रेगुलर काम करती रहती है। अस्थायी समितियां कौन कौन सी हैं संसद में देखा जाए तो, पहली है वित्तीय समितियां, दूसरा विभागीय स्थायी समितियां, तीसरा जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, चौथा सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाजों से संबंधित समितियां, पांचवा है गृह व्यवस्था समितियां या सेवा समितियां, और छठवां है जांच समितियां। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 6 प्रकार की अस्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट देखें अस्थायी समिति के बारे में। तदर्थ समिति। अस्थायी समिति क्या है? तो तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं बिल्कुल, और तथा इन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा हो जाने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अभी जो हमने आप लोगों को बताया आगे कि इसके समाप्त जो सदर समिति बनाई जाती है, ये अपने कार्यों को करने के बाद, अपनी जांच को कंप्लीट करने के बाद, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसको भंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक को मुख्य रूप से देखा। अगर तदर्थ समिति की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर आप लोगों को बताया था कि सदर समिति में जेपीसी का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक को 3 टॉपिक को इस वीडियो में देखा है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, और रामनाथ कोविंद समिति क्या है और इनके क्या सुझाव थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और नेक्स्ट था जेपीसी। तो जेपीसी क्या है उसको देखें, और इसी के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया कि संसदीय समितियां क्या होती हैं और संसद में कितने प्रकार की समितियां हैं। तो चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जो भी आप लोग के सुझाव हो सकते हैं कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आगे कुछ और बेहतर किया जा सके। और तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।